नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज गुजरात में पहले चरण का मतदान होना है और उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान होना है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग। पहले चरण में आज 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले चरण में आज 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सौराष्ट्र की सभी 54 सीटों पर वोटिंग होगी। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर आज मतदान कराया जाएगा और कच्छ की 6 सीट पर भी वोटिंग आज होगी। तो कुल आज पहले चरण का मतदान है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में ये पहले चरण का मतदान है, जहां पर 19 जिलों में 89 सीटों पर आज मतदान है। 788 उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें यही है कि 27 साल से जो राज चल रहा है गुजरात पर, वो एक बार और सत्ता की चाबी जनता भारतीय जनता पार्टी को दे दे। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर लें तो देखिए, प्रचार के दौरान भले ही सुस्त नजर आई है, लेकिन साइलेंट कैंपेनिंग में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है। ऐसे में जनता किससे आशीर्वाद देगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अब से आप मान लीजिए 1 घंटे का इंतजार और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एंटी इनकम्बेंसी का क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल कांग्रेस इसी उम्मीद में है कि सत्ता विरोधी लहर और सत्ता विरोधी जो सोच है, क्योंकि 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, इसलिए उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन क्या उसका फायदा बढ़ जाएगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, यह चिंता की बात है। चुनावी पंडित कह रहे हैं कि जो नाराजगी बीजेपी से है, अगर वो वोटर्स बढ़ गए तो यह बीजेपी के लिए बहुत माकूल सिचुएशन होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो आज 89 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। पहले चरण में आज वोटिंग कराई जा रही है। इन सब के बीच दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का जोर भी तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के और कांग्रेस के लगाएंगे, जिसकी तस्वीरें भी दिन भर हम आपको दिखाते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आप न्यूज इंडिया पर सबसे पहले देख पाएंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि करीब करीब 1 घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ऐसे में अगर हम बात कर लें तो आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और देखते हैं कि आखिर जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। तो हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला और मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, किस जगह पर आप हैं इस वक्त और वहां पर माहौल क्या है? दरअसल ये जानना मैं चाह रहा हूं कि अब वोटिंग तो होने वाली है, बस 1 घंटे का भी वक्त बचा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सत्ता विरोधी जो सोच डेवलप हुई है 27 साल में, उसका फायदा क्या कांग्रेस को सीधे तौर पर मिलेगा या फिर आम आदमी में वोट शेयर बढ़ जाने का सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है बीजेपी को फाइनली? देखिए कुंदन, इस वक्त मैं सौराष्ट्र के भावनगर के पालिताना विधानसभा में हूं। पालिताना विधानसभा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया की ये विधानसभा रही है। 28 साल की उम्र में मनसुख भाई मांडविया इसी विधानसभा से विधायक होकर गुजरात की विधानसभा में पहुंचे थे। उसके बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि ये सीट जो है उनकी पारंपरिक सीट है और उन्होंने पूरी ताकत इस सीट पर लगा रखी है। फिलहाल यहाँ पर 8 बजे का वक्त है जब वोटिंग शुरू होगी, लेकिन अगर मैं आपको जानकारी जो है अभी तक साझा करूं तो सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। सुरेंद्रनगर की बात की जाए, अमरेली की बात की जाए, इन तमाम ऐसी सीटें नहीं हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। तो कहीं ना कहीं सौराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले चुनाव में भी सबसे कठिन डगर थी सौराष्ट्र की, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि सौराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो 2 केंद्र में मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला और डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया, ये दोनों सौराष्ट्र क्षेत्र से आते हैं। दोनों ने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन अब रिजल्ट जनता को देना है और जनादेश का आज दिन है और ये दिन शुरू होगा 8 बजे से शाम 5 बजे तक, और जनता का जनादेश
वोटिंग मशीन के जरिए कलेक्ट होगा और उसके बाद ये 8 तारीख को साबित होगा कि जनादेश किस तरफ गया है। मेहुल, आप किस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जिस तरीके से चुनाव प्रचार इस बार चला है उसे किस तौर पर जनता ने देखा है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, कारपेट बॉम्बिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जोर आजमाइश की है, पहले चरण का चुनाव सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में हो रहा है। वोटिंग आज पहली दिसंबर है। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि सौराष्ट्र में 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स पहले चरण के चुनाव में अपनी वोटिंग, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में जिस तरह से देखा जाए तो सौराष्ट्र में पिछली बार 2017 में काफ़ी नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि कुछ जो विधानसभा क्षेत्र है 8 बैठकों पर उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस के विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और 8 की 8 विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई थी। ये कांग्रेस के लिए उस वक्त बड़ा झटका था उपचुनाव का, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और सारी की सारी जो सीटें हैं वो ये उन्होंने हस्तगत कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अब की बार जो लग रहा है कि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे हैं। अब उस मुद्दे को ओवरलुक करने के लिए जो कारपेट बॉम्बिंग भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई और बार बार लगातार आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 तारीख को जो दूसरे चरण का चुनाव होना है 5 दिसंबर को, उसके लिए चुनाव प्रचार को में जुड़ेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर जनमानस में मोदी एक ही चेहरा है जिनके कंधे और बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव खींची चली जा रही है। इस तरह का न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हर राज्य में हर जगह लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पीयूष के पास आएंगे। पीयूष, देखिए सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं पहले चरण का। अब सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र वो इलाका जहां पर बीजेपी कमजोर है, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। तो क्या लगता है कि ये प्रदर्शन जो है इस बार क्या जाएगा? बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है या फिर कांग्रेस बेहतर करेगी पिछली बार से भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप चारुल देखिए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें सौराष्ट्र क्षेत्र से 2 केंद्र के मंत्री आते हैं। एक तो मनसुख भाई मांडविया, सबसे बड़ा मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उनके पास है, तो वहीं पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन मंत्रालय उनके पास है। तो 2 बड़े नाम और दोनों बड़े नाम पाटीदारों के बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं पाटीदार समुदाय जो है उसे साधने की एक बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। चूंकि जो पाटीदार खेमा है, पाटीदारों का बाहुल्य इलाका भी कहा जाता है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस गणित को भारतीय जनता पार्टी ने साधने की पूरी कोशिश की है। लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर इंटरनल तौर पर ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर अब तो नतीजे का दिन है और नतीजे का दिन जब है आज कहीं ना कहीं जो वोट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में काउंट हो जाएगा और 8 तारीख को उसका नतीजा आ जाएगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने, किसी ने इंटरनल कोशिश की है तो किसी ने सामने से कोशिश की है। बिल्कुल, मेहुल आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आज वही दिन है जिस दिन कहा जाता है कि आप तैयारियां करते हैं लेकिन एग्जाम का दिन। आज हर उम्मीदवार के लिए एग्जाम का दिन है कि आखिर जनता उनके वादों से कितना इफेक्ट होती है और कितना उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। आपसे समझना चाहेंगे कि अगर जहां पर आप मौजूद हैं कुछ लोगों से यदि बात हो पाए और उनसे जान पाए कि आखिर आज उनका मिजाज क्या है, आज वो क्या सोचते हैं। देखिए जारुल, मैं बताऊं कि मेरे पीछे जो है ये वीरानी हाई स्कूल है। अभी जो जिनके लिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लोगों की ही आवाजाही चल रही, चूँकि वोटिंग जो है सुबह 8 बजे से होनी है। तकरीबन अभी 45 मिनट का वक्त बचा है और इसके बाद लोगों की आवाजाही शुरू होगी। बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि नेता जो हैं, प्रत्याशी हैं, वो सुबह सुबह 8 से 8:30 बजे में अपनी वोटिंग करने आएंगे और उसके बाद वो अपने जो मत क्षेत्र है उसकी अलग अलग बूथ पर जाएंगे और लोगों को वोटिंग की अपील करेंगे या फिर जरूरत पड़ी तो लोगों से घर तक जो प्रचारक है पार्टी के, उनको जाकर लोगों को घर से निकालने और वोटिंग बूथ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जो दिव्यांग है उनके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था की गई, जो बड़े और बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने इस वक्त बड़ी राहत दी है
वोटर्स को लिए जो उम्रदराज है और जो दिव्यांग है। मैं आपको बताऊं कि जिस कदर से आज 2.5 करोड़ के करीब वोटर्स पहले चरण के चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव होगा जो 5 दिसंबर को होना है, और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। राजकोट की मैं बात करूं, मैं राजकोट पश्चिम क्षेत्र की विधानसभा सीट पर यहां मौजूद हूं जहां पर वोटिंग होनी है। यहां इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ चुके हैं, उसके पहले वजूभाई वाला यहां के विधायक हुआ करते थे और वित्त मंत्रालय इनके पास रहा था। वजूभाई वाला का एक रिकॉर्ड रहा है कि 18 बार उन्होंने गुजरात विधानसभा में बजट पेश किया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद फिर विजय। मेहुल ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जिस कमजोर कड़ी की बात होती है सौराष्ट्र में कि बीजेपी पिछले चुनाव में कमजोर रही, उस कमजोर कड़ी को मजबूत करने में बीजेपी जुट जाती है। हमने तमाम चुनाव को देखा, जहां पर बीजेपी को कमजोर बताया गया, पिछले चुनाव में नतीजा आए, वहां पर बेहतर प्लानिंग के साथ बीजेपी चुनाव में उतरती है। इस बार के चुनाव को देखें तो सौराष्ट्र को लेकर के क्या रणनीति रही बीजेपी की, और क्या आप सौराष्ट्र को जो कमजोर कड़ी थी उसे सबसे मजबूत कड़ी बनाने की कोशिश अगर की गई बीजेपी की तरफ से तो किस तरीके से की गई? देखिए 29 दिन पहले ही मोरबी के जो ब्रिज कोलैप्स हो गया था, झूलता पुल वाला हादसा हुआ था, उससे न केवल गुजरात सहम गया था बल्कि हिंदुस्तान नहीं देश विदेश में इसकी जो इनसे प्रतिक्रिया आई थी, संवेदना लोगों ने जताई थी। तकरीबन 135 से 37 लोगों की मौत हो गई थी ब्रिज कोलैप्स होने के चलते, नदी में गिरने से, मच्छू नदी में। उसके बाद तुरंत ही जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो मैं आपको बताऊं कि मोरबी क्षेत्र के जो 3 विधानसभा क्षेत्र है इर्द गिर्द के, वहां पर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिवराज सिंह चौहान ने, तीनों मुख्यमंत्रियों ने यहां पर जनसभाएं की थी। उसके बाद बार बार लगातार योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, परसोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, इन सब ने पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र को इस बार जो पिछले 2017 की कमी थी उसको भरने की भरपूर कोशिश की है। अब वोटर्स जो है वो बने रहे हमारे साथ। लौटता हूं आपके पास, पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। गुजरात चुनाव में पहले चरण की क्या तैयारियां हैं, तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से मेहुल झाला हमारे साथ हैं, पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए सौराष्ट्र को लेकर कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है, तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी मजबूत रही है। ऐसे में अगर हम दक्षिणी गुजरात की बात कर लें तो वहां क्लीन स्वीप किया था। इस बार जो वोटर्स का रुझान है वो किस तरफ रहा है, और क्या लगता है इस बार प्लस फैक्टर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स बीजेपी के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात का जो इलाका है, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तरह से छवि को सुधारने और साफ तौर पर उसने, अगर आप देखिए टिकटों को जो का बंटवारा हुआ था उसमें कई ऐसे बड़े नाम थे जिनको यहाँ से काट दिया था, जिनको यहाँ से हटा दिया था। तो कुल मिलाकर हालांकि मोरबी का एक ऐसा हादसा था जिस हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, लेकिन मोरबी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला और तमाम ऐसी चीज़ें की, और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग के तहत जिन नेताओं को यहाँ उतारा गया, जो केंद्रीय नेतृत्व थे, उनके जो बड़े नेता यहाँ उतरे, उन सभी ने यहाँ एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है। अब तो सबसे बड़ी बात है कि चारुल, आज जो है वो परीक्षा का दिन है और आज परीक्षा में ये बैठेंगे और जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और परिणाम 8 तारीख को आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, चाहे वो रोड शो रहे हों, चाहे वो जनसभाएं रही हों, या फिर वो डोर टू डोर कैंपेनिंग रहा हो। केंद्रीय मंत्री और बड़े केंद्रीय मंत्री तक डोर टू डोर कैंपेनिंग में यहाँ पर उतरे थे। मेहुल, हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि हमने बीजेपी के स्टार प्रचारकों को तो देखा, तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों को हमने गुजरात में चुनाव प्रचार करते हुए देखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के बड़े चेहरों की बात करें तो ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए, राहुल गांधी एक बार चले गए और कांग्रेस के अध्यक्ष गए। उतना ज्यादा प्रचार जो है बड़े चेहरों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से करते हुए नहीं दिखा है, कम से कम टेलीविजन पर। मैं ये जानना चाहता हूं, प्रचार का जो तरीका अख्तियार किया गया कांग्रेस की तरफ से वो क्या था? क्या जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ प्रचार में लगे रहे?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में इस बार रणनीति बदल दी थी और जो सिटिंग एमएलएस थे उनको कह दिया गया था कि आपको टिकट मिलेगा। कुछ 3-4 एमएलएस को बात करके बाकी सभी को टिकट में रिपीट किया गया है, जिन लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही 5 साल से वो डटे थे और उनको जब पता चली गया था कि टिकट मिलना ही है तो उन्होंने अपनी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। ग्रामीण इलाकों में खासकर जो कांग्रेस का प्रभुत्व बना हुआ है, कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी और किसी प्रकार के निजी हमले को छोड़ भारतीय जनता पार्टी या उनके बड़े चेहरों पर उन्होंने अपने ग्राउंड में काम करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर बात रही राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने 2 जनसभाएं संबोधित की, एक दूसरे चरण के लिए, एक सौराष्ट्र में राजकोट क्षेत्र में जहां पर मैं खड़ा हूं। उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे आए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब बयानों वाली जो राजनीति है उस पर ये दोनों पार्टियां उतर आई है। जिस तरह से रावण का शब्द प्रयोग हुआ, प्रधानमंत्री ने इससे पहले अपने पुराने वक्त में किस तरह से कांग्रेस की ओर से गालियां दी थी, उनका भी कई जनसभाओं में जिक्र भी किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम है, किसानों की बात है या फिर जिस तरह से मछुआरों की बात है, पूरे की पूरी चुनाव में कोई इस बार मुद्दा नहीं रहा है। पाटीदार फैक्टर जरूर था 2017 में, पर अब हार्दिक पटेल जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए ત્યારે तब दूसरे चरण के चुनाव में जो वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि उससे पहले 3 विधायक जो वीरमगाम क्षेत्र के हैं विधानसभा से वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही जुड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस से भी बीजेपी में आए थे। तो अब इस बार वो टिकट की मंशा से ही भले आए हों, पर टिकट दिया गया है हार्दिक पटेल को। अब हार्दिक पटेल के लिए चुनौती ये होगी कि उनसे पहले जो इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं वो लोग कितना साथ देते हैं चुनाव प्रचार के दौरान और साथ साथ वोटिंग करवाने में। क्योंकि मैं आपको मौसम का मिजाज बता दूं तो सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में अभी ठंड बिल्कुल नहीं है। सुबह के वक्त में हल्की फुल्की ठंड आपको महसूस होती है, पर 9-10 बजे के बाद आपको चिलचिलाती धूप महसूस होती है। चमड़ी यूं माने कि आप अगर आधा घंटा भी खड़े रहते हैं तो। मेहुल, हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो 2 फैक्टर्स और ऐसे रहे, उनका भी मैं असर जानना चाहूंगी। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई और मोरबी फैक्टर, ये चुनाव पर कितना असर डालेंगे, वोटर्स के जहन पर कितना असर डालेंगे? हालांकि बीजेपी हिंदुत्व के चेहरे पर लड़ती आई है और उसका जिक्र हमने सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में भी सुना, जब उन्होंने गोधरा में राम मंदिर के बारे में जिक्र किया और कहा कि यहीं से प्रण लिया गया था। तो क्या हिंदुत्व के चेहरे पर ही आप मान ले, लेकिन जो फैक्टर रहा बिल्किस बानो वाला, दोषियों की रिहाई, ये पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव? देखिए, कांग्रेस ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा की बात की थी और यहाँ गुजरात में 16 अगस्त को 15 अगस्त के दोपहर के बाद जो बिल्किस बानो केस के जो आरोपी थे उनको साबरमती सेंट्रल जेल से बरी कर दिया गया था। ये मुद्दा कांग्रेस ने बड़ी प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, उनके पास ये मामला गया। अब जो बिल्किस बानो खुद अब सुप्रीम कोर्ट उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी है। ऐसे में जो लघुमती समुदाय है या मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए एक दोहरा मापदंड है, चूंकि कहा यह भी गया था कि फूल मालाएं पहनाई गई थी जब आरोपी जेल से छूटे थे, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा संवेदनशील मामला है कम्युनल उसके हिसाब से। और जो राम मंदिर मुद्दा है, बार बार लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बताया था कि पहले कांग्रेस हमसे सवाल उठाई थी कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता दी है। तो बार बार लगातार लोगों को हिंदुत्व से जुड़ने और उससे कनेक्ट करके जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडा है वो कहां तक ये पूरे कर रही है, ये जताने की अमित शाह जी ने कोशिश की थी। बात रही मोरबी दुर्घटना की, तो कड़वा पाटीदार बहुल इलाका है मोरबी। जो पूर्व विधायक हुआ करते थे कांतिलाल अमृतिया, उनको इस बार टिकट दिया गया है। कैबिनेट मंत्री थे ब्रिजेश मेहरजा, वो यहां से विधायक थे और भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्रिमंडल में वो शामिल थे। वो कांग्रेस से आए थे और उपचुनाव में मोरबी विधानसभा क्षेत्र की सीट से जीते थे और इसके लिए उसको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। पारंपरिक प्रत्याशी के तौर पर कांति अमृतिया ही है। कांति अमृतिया को टिकट दिया गया इस बार बीजेपी ने। और अब देखना यह होगा कि मोरबी जो मुद्दा है, अगर मोरबी के लोगों को असर नहीं करता है तो इर्द गिर्द के इलाकों को किस तरह से असर करेगा जो वोटिंग में, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आज पहले चरण का वोटिंग है, शाम तक पता चल जाएगा कितने प्रतिशत
प्रतिशत वोटिंग होती है, उसके आधार पर दूसरे चरण का एक आकलन बन सकता है कि दूसरे चरण में वोटिंग कितने प्रतिशत तक पहुंच सकती है या पहुंचाई जा सकती है। कुंदन, ठीक है, मेहुल हमारे साथ बने रहिए, पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तो चुनाव और वोटिंग से जुड़ी हुई हर तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर आज देख पाएंगे। बीजेपी गुजरात में 27 साल पुराना सबसे मजबूत किले को बचाने के लिए चुनावी रण में उतरी है और आज जनता को तय करना है 89 सीटों पर पहले चरण में कि आखिर उसकी पसंद कौन है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर पहली बार इतनी ताकत के साथ भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी। तो तमाम सहयोगी हमारे जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मेहुल झाला हमारे सहयोगी मौजूद हैं और पीयूष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, हमारे दर्शकों को यह भी समझा दीजिए दरअसल कि 27 साल जिस स्टेट में आप सत्ता में हैं वहां पर आपके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा धीरे धीरे साल दर साल बढ़ता है, नाराजगी बढ़ती है, लेकिन इस नाराजगी की काट के लिए बहुत लंबी प्लानिंग पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं। पूरी सरकार बदल दी गई, कैबिनेट का हर व्यक्ति बदल दिया गया, मुख्यमंत्री बदल दिया गया और प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाया गया। मैंने गुजरात बनाया है, अगर गुजराती भाषा में अगर कहें तो ये मतलब हिंदी में देखें तो यही बताने की कोशिश हुई कि मैंने गुजरात को बनाया, यानी कि प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने खड़ा कर दिया गया। ये सब कुछ उसी नाराजगी की काट के लिए है, लेकिन वाकई क्या नाराजगी कम होगी, बड़ा सवाल है। देखिए कुंदन, आपने बहुत सही सवाल किया। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है और निश्चित तौर पर अगर मैं जिक्र करूं 18 साल से और 40 साल तक के वोटरों का, उनकी सबसे बड़ी संख्या है गुजरात में। और भारतीय जनता पार्टी के जो ये वोटर हैं, खास तौर पर देखा जाए 18 से और 40 साल के, इन वोटरों को समझाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे किसी पार्टी की सरकार नहीं देखी। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी मानती है, हालांकि उसने कई बार और कई ऐसे मौके रहे जिन मौकों पर इन सभी युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं थी जिनके एग्जामिनेशन, इनके पेपर जो हैं वो आउट हो गए थे और उसकी वजह से उनके एग्जामिनेशन कैंसिल किए गए थे। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे, लेकिन उसके बावजूद अंतिम विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे गुजरात के कैंपेन में लॉन्च किया और उसके बाद उन्होंने डोर टू डोर हर एक अपनी रैली हो, चाहे वो रोड शो के जरिए हो, चाहे गुजरात का आपने भव्य रोड शो भी देखा होगा, तो तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिनके जरिए वो जनता के बीच पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की। मैं जहां पे खड़ा हूं सौराष्ट्र का ये इलाका है और खासतौर पर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने वो हिंदुत्व का जो कार्ड खेला है उसकी शुरुआत सौराष्ट्र के ही सोमनाथ से की थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। लाल कृष्ण आडवाणी ने यहीं से वो रथ निकाला था, राम रथ, जो अयोध्या जाना था, जिसे बिहार में लालू प्रसाद यादव की तत्कालीन सरकार ने रोक लिया था, उन्हें गिरफ्तार किया था। इस रथ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के सहयोगी के तौर पे थे। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो कार्ड है उसको खेलने की भरपूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। बिल्कुल। पीयूष, लौटेंगे आपके पास। मेहुल, आपके पास आना चाहेंगे, समझेंगे आपसे कि देखिए जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह सहयोगी पीयूष ने भी जिक्र किया हिंदुत्व के चेहरे का, लेकिन एक बड़ी और अहम चीज ये भी है कि अगर हम सोमनाथ की बात कर लें तो वहां 2013 में जूनागढ़ से अलग होने के बाद जो 4 विधानसभा सीटें बनी वो चारों की चारों अभी भी कांग्रेस के कब्जे में है, यानी कांग्रेस 4 सीटों पर विजयी हुई थी। ऐसे में वो हिंदुत्व वाला फैक्टर वहां क्यों नजर नहीं आता, जबकि हम लगातार देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं, प्रधानमंत्री सोमनाथ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर कौन सा फैक्टर है जो अभी भी बीजेपी के फेवर में नहीं जा पा रहा? चलिए मेहुल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पीयूष, सवाल यही है, जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है गुजरात, और खासतौर पर अगर आपने जिस सौराष्ट्र का जिक्र किया, जिस सोमनाथ का आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन से कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक गणित जो है वो शुरू की थी। 2 सीटों से 189 सीटों का जो सफर था वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के जरिए ही तय किया था। लेकिन उसके बावजूद अगर गुजरात के इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, सौराष्ट्र में जामनगर को देख लें, जूनागढ़ को देख लें, ये तमाम ऐसे इलाके थे जो भारतीय जनता पार्टी की पहुंच से दूर थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यहां पर मजबूती के साथ जो उम्मीदवार थे उन्हें भी खड़ा किया है, खुद प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े स्टार प्रचारक थे उन्होंने रोड शो, रैलियां, तमाम ऐसी चीजें की हैं। अब सवाल ये है कि वाकई में जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाई है या नहीं बनाई है। आज परिणाम कहीं ना कहीं
उन सभी चीज़ों के कैद हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में और परिणाम 8 तारीख को आएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खेलने में सफल हो पाई है? बिल्कुल मेहुल, हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि गुजरात को लेकर के बेरोजगारी और रोजगार देने की बात हुई है। मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी मैनिफेस्टो में लोगों को रोजगार देने की बात हुई। कहते हैं गुजराती अपना काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और अपना काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन नौकरी को लेकर के जो वादे किए गए हैं और जो बेरोजगारी के आंकड़े वहां पर समय समय से आते रहे गुजरात को लेकर के, जिसका जिक्र विपक्ष करता रहा है, यह कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, इस पर मैं आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल गुजरात में पहले चरण का मतदान आज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरातियों से यह अपील की है। बिल्कुल, और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और सभी से मतदान की अपील की है। आज पहले चरण का मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट दें, घर से बाहर निकलें और वोट दें। गुजरात में आज पहले चरण का चुनाव, 89 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 19 जिलों में आज 788 कैंडिडेट्स जो हैं, उनकी किस्मत, उनकी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले चरण के गुजरात के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए उन्होंने अपील की है कि सभी घर से बाहर निकलें और वोट दें। टुडे इज द फर्स्ट फेज ऑफ द गुजरात इलेक्शंस। आई कॉल अपॉन ऑल दोज वोटिंग टुडे, पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम वोटर्स, टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी इन रिकॉर्ड नंबर्स। तो देखिए, जो खासकर प्रधानमंत्री का फोकस है, जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनके लिए। तो पहले चरण के वोटिंग आज होने वाली है। अब से कुछ देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज 19 जिलों में मतदान कराए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गुजरात विधानसभा में चुनावी मैदान में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता कर देगी। करीब 2.5 करोड़ जनता, 70 महिला और 339 निर्दलीय प्रत्याशियों की किस्मत भी दांव पर होगी। सौराष्ट्र की 48 सीटों पर आज चुनाव होना है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और कच्छ की 6 सीटों पर भी आज वोटिंग कराई जाएगी। दक्षिण गुजरात के लिए वोटिंग कराई जाएगी, दक्षिण गुजरात की सीटों पर भी वोटिंग कराई जाएगी। 35 सीटों पर दक्षिण गुजरात में भी आज वोटिंग कराई जा रही है और हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके 788 जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनकी किस्मत का फैसला कर देंगे। लेकिन मेहुल, जो मैं सवाल पूछ रहा था उसका जवाब दे दीजिए। क्या बेरोजगारी और रोजगार देने के जो वादे हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अगर वोटिंग मशीन का बटन दबाने से पहले लोगों के दिमाग में वो मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, रोजगारी और जो महंगाई, जो 2 बड़े मुद्दे हैं, ये कांग्रेस ने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें भी जिक्र किया है, आम आदमी पार्टी ने भी जिक्र किया है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का भी जिक्र न केवल कांग्रेस ने किया है बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी किया है। अब लोग जो हैं, जो पुराने 27 साल के आकलन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बार बार लगातार ये कह रही है कि हमने बड़े पैमाने पर रोजगार दिए हैं। उनके खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लामबंदी की है और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया है, ये देखना दिलचस्प होगा कि जो नए वोटर्स हैं, जो पहली बार अपनी वोटिंग प्रक्रिया में इस बार जुड़ेंगे, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, उनके ऊपर कितनी ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये उन पर हावी होगी। क्योंकि ये ईवीएम तक जाने से पहले ये सोचेंगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में गुजरात में हमारे लिए क्या मौके हैं। ज़्यादातर युवा जो है आजकल कनाडा और अमेरिका के सपने संजोते हैं जब पढ़ाई शुरू करते हैं। पर ये क्यों हो रहा है कि गुजरात के छात्र, जो स्कॉलर्स जो हैं, वो विदेश जाकर बसना चाहते हैं? अपनी मंशा है या बेहतर तरीके से यहाँ से जो शिक्षा पाई है उससे भी बेहतर रोजगार पाए, आमदनी उनकी हो और गृहस्थ जीवन जो है उनका बेहतर तरीके से हो। इस प्रकार के स्वप्न को लेकर वो आज वोटिंग
कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उठा रही, साथ साथ जो पेपर लीक हुए थे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके पेपर लीक हुए थे, और ऐसी न केवल 1-2 घटना हुई, पिछले 5 साल में 8 से 10 बार इस तरह की घटना सामने आई है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो है पर्चे लीक हो गए हों। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी समस्या है उससे युवा किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये सबसे बड़ा मेहुल, युवाओं की बात हो रही है, मेहुल युवाओं की बात हो रही है, और आपने भी जिक्र किया था कि यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने जब से जन्म लिया है उन्होंने बीजेपी की सरकार देखी है, और ऐसे में उनके जहन में कई सारे फैक्टर्स हैं, और अहम ये इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्वीट करते हैं तो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे अपील करते हैं कि वो अपना मताधिकार जो है उसका इस्तेमाल करें। तो दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन आप माना जाए कि कहीं ना कहीं नाराजगी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के ट्वीट में स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स का जिक्र किया गया है। देखिए, मैं पुराने दिनों की बात करूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शाला प्रवेशोत्सव करके एक कार्यक्रम राज्य सरकार का बना था जिसमें छात्रों को स्कूल में प्रवेश करवाने के लिए राज्य सरकार जुटी थी। उस दौरान जो ये एक घटनाक्रम बनाया था गुजरात सरकार ने कि हर नोटबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हो, जो स्कूल बैग दिए जाते हैं उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हो, तो वो जो प्रक्रिया थी उससे गुजरते जो बच्चे आज युवा बने हैं और इसके बाद आज अपने मतलब 5-7 साल से There are over 4 lakh PWD voters and 9.8 lakh senior citizen voters in Gujarat. We are giving them all facilitations. This is the occasion to give equity and equality and show respect to them. Participation of over 10,000 centenarian voters, 100 वर्ष से ऊपर के 10,000 voters and PWD voters should be an inspiration for all of us, especially our young voters. दरअसल कमीशन ने 182 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन हमारे PWD कर्मचारियों को दिया है, और इन बूथ्स पर वही आपका वोट डलवाएंगे। ये उनके एक एम्पावरमेंट का प्रयास है। इसी तरह 1274 बूथ पर सभी महिला कर्मचारी तैनात रहेंगी और वे आपका वोट डलवाएंगे। आई एम ऑल्सो ग्लैड टू शेयर दैट 4,77,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स could exercise their franchise in these elections. And of these, over 3.3 lakh young voters have been added because of the recent electoral reforms using 4 qualifying dates including 1st October 2022. मैं सभी युवा मतदाताओं से मतदान करने की पुरजोर अपील करता हूँ। वोट के लिए बटन भी। तो चुनाव आयोग भी अपील कर रहा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है जिनकी संख्या 4,77,000 से ज्यादा है वो जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चलो बिल्कुल, अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर आज यानी पहले चरण के चुनाव में हॉट सीट्स कौन कौन सी हैं, वीआईपी सीट कौन कौन सी हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे, क्योंकि पहले चरण की जो वीआईपी सीट हैं, मेलू भाई बेरा जो कि खंबालिया सीट से हैं, और यहां पर देखिए विनोद मोडिया कतारगांव सीट से हैं, कल्पेश्वरिया कतारगांव से हैं, और यहां पर गोपाल इटालिया, ये तीनों के बीच मुकाबला। तो देखिए कुछ सीटों के और रिवाबा जडेजा जो हैं ये बीजेपी के प्रत्याशी जामनगर से, भूपेंद्र सिंह जडेजा, इस जामनगर की सीट भी बहुत वीआईपी सीट मानी जा रही है क्योंकि रविंद्र जडेजा की पत्नी वहां पर चुनाव मैदान में। राजकोट पूर्व की बात कर ले तो उदय कनगड़ बीजेपी से हैं, इंद्रनील इसमें कांग्रेस से हैं, और अगर हम बात कर लें मोरबी सीट की तो कांतिलाल अमृतिया बीजेपी, जयंती भाई पटेल यहां पर कांग्रेस से हैं, और पंकज यहां से आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। तो ये हम आपको बता रहे हैं वीआईपी सीट कौन कौन सी है। पोरबंदर की बाबू भाई बोखरिया जो हैं बीजेपी से, अर्जुन मोडविया पोरबंदर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये तमाम वीवीआईपी सीट्स हैं जिस पर नजर रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट के 11 जो लोग हैं उनकी किस्मत भी दांव पर आज है, और उनकी किस्मत का फैसला भी आज जनता कर देगी ईवीएम में कैद। बिल्कुल, और देखिए सबसे अहम चीज है कि आज 788 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। अब से बस कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद शुरू होगा मतदान। चलिए, तो पहले चरण का मतदान होना है आज गुजरात में, और उस पर देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, सुनाते हैं आपको।
દેવો જોઈએ, એને જ આપણે સમજી વિચારીને દેવો જોઈએ, એને કે ગમે તેને આપણે દઈએ. माय नेम इज़ वीना सारडा. वीना सारडा. और आज कल से मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं सबसे पहले जाके वोटिंग करूं और अपने पसंद के उम्मीदवार को खड़ा करूं. सो अब आप अपने वोट देने जा रहे हैं. हाँ जी. तो वो एक्साइटमेंट अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, और जो मतदाता हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? पूरे दिन में कभी भी किसी को जब भी टाइम मिले तब वोट अवश्य देना चाहिए. थैंक यू सो मच. मैडम मैसेज दे दूं. वोटर मतदाता हैं खुद, वो भी वोट की अपील करें. राजीव तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं. राजीव, अब तो चंद मिनट बचा है, करीब 14 मिनट बचे, जिसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और मतदाताओं को उत्साह भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं. न्यूज इंडिया अपील भी कर रहा है कि आप अगर गुजरात में और आपकी विधानसभा में आज वोटिंग है तो जरूर मताधिकार का इस्तेमाल करें. लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी गुजरात चुनाव को लेकर के क्या रही है? राजीव, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल. अगर बीजेपी की बात की जाए तो देखिए, आज गुजरात में पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो गया है और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है प्रचार के दौरान आखिरी समय में एक ऐसा कहा जा रहा है कि एक ट्रम्प कार्ड मिल गया है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने की पूरी कोशिश की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपमान से जोड़ दिया कि गुजरात के सपूत का बहुत अपमान है, इस अपमान का बदला लेना है और आप लोग घरों से निकलिए और 100% मतदान कीजिए. बीजेपी ने ऐलान किया है कि यह अपमान है. कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के ऊपर जो कटाक्ष किया है, जो रावण बताया है, यह भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपमान का संज्ञा दिया है और इसका बदला लेने के लिए गुजरात के लोगों से अपील की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से. तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक भावनात्मक लोगों से जोड़ने की कोशिश की है, इसका फायदा जरूर मिलेगा और देखने को भी मिल रहा है. जिस तरह से अभी जो वहाँ का ओपिनियन आ रहा है, जिस तरह से लोग घरों से निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको पसंद है, उससे लग रहा है कहीं ना कहीं फायदा है. साथ ही देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात का जो चुनाव है ये सेमी फाइनल है, ये लोकसभा चुनाव का. तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग मत दे करके जिताइए इस मतदान प्रक्रिया में. तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई है उसका अच्छा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है. लोगों को एक अवेयर किया गया है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आखिरी समय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की, इसका फायदा, भावनात्मक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की पूरी राजीव, उम्मीद है. कितना फायदा मिलेगा? सहयोगी पीयूष शुक्ला बने हुए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से. पीयूष, देखिए, कहने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ किया गया है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर 27 साल से है, लेकिन क्या अभी भी ये माना जाए कि बयानों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट करेगी चुनावी प्रचार के दौरान? क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया का बयान भी काफी उछाला गया था और उसको भी प्रधानमंत्री की अस्मिता से जोड़कर देखा गया था. हालांकि इस बयान के बाद पूरे देश में नाराजगी देखने को मिली थी. देखिए चारुल, एक बात आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर चाहे वो कांग्रेस रही हो या कोई विपक्षी पार्टी रही हो, जब जब उसने टिप्पणी की है और ख़ास तौर पे गुजरात के चुनाव के दौरान टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा है. तो अगर आप बात करिए 2017 की, तो 2017 में भी राहुल गांधी जब यहाँ पर चुनाव प्रचार में उतरे थे, उस वक्त मणिशंकर अय्यर का एक बयान आया था और उस बयान के बाद जिस तरह से विवादों ने कांग्रेस को घेर रखा था और कांग्रेस जो एक मजबूत प्लेयर के तौर पर 2017 के चुनाव में लड़ रही थी, उसे बैक फुट पर जाना पड़ा था. हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत खास सफलता नहीं मिली थी, 99 पर आकर उसकी भी सुई अटक गई थी. लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री के जो भी उनके ऊपर टीका टिप्पणी होती है विपक्ष की, वो सीधे तौर पर गुजरात की जो जनता है उस पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, उनकी अस्मिता पर लेकर आती है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी गुजरात में दिखाई पड़ता नजर आया है. लेकिन पीयूष, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या रावण इतना महत्वपूर्ण हो गया है गुजरात के चुनाव में कि राम के नाम लेकर के सियासत करने वाली पार्टी का बेड़ा पार करा देगा ये रावण? कुंदन, कभी गुजरात के चुनाव में मंदिरों का दर्शन आता है सामने, तो कभी जनेऊ आता है,
तो कभी अगर मैं बात करूं 2017 की, तो जो कच्छ का रण है वहां पर जो गधे हैं उनका भी जिक्र आया था इस चुनाव में। तो कई ऐसे जिक्र आते हैं, कई ऐसे शब्द आते हैं, और कहीं ना कहीं ने गुजरात की जनता से जोड़ने की और कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और ऐसा ही कुछ इस रावण के बयान को भी किया गया है। और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये तो 8 दिसंबर को दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें आ रही है, दर्शकों को ये दिखा देते हैं चारुल। ये तस्वीरें देखिए, पोलिंग स्टेशन के बाहर की तस्वीरें। बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गई हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो महिलाओं की अच्छी खासी संख्या दिखाई दे रही है, और महिलाओं में भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। हमने एक बुजुर्ग मताधिकार का इस्तेमाल करने आने वाली एक महिला की भी बात सुनाई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया है, विकास यात्रा को जारी रखने के लिए वोट करें। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और सभी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है, और ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें, मतदान करें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। विकास यात्रा को जारी रखने के लिए वोट करें। यहां विकास यात्रा से अर्थ है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में है, और आगे भी विकास होता रहेगा, और इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए आप वोट करें। यह गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि घर से बाहर निकलें और वोट दें। तो अमित शाह का भी ट्वीट आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ये लोगों से अपील की, वोटर से अपील की कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और एक नया रिकॉर्ड बनाएं। और अमित शाह कह रहे हैं कि विकास यात्रा को जारी रखने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकलें। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, तमाम बड़े नेता जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वोट की अपील कर रहे हैं, और तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। हम जो पोलिंग स्टेशन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर कतारें तो नहीं लगी है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई जीत किसी की हो, लेकिन लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, और बड़ी तादाद में लोग पहुंच करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस बार लोग जागरूक भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसा कि लगातार ट्वीट करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और अपील कर रहे हैं कि आप लोग घरों से निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस बार आपने देखा कि आम आदमी पार्टी जब वहां पे चुनाव प्रचार कर रही थी, और जिस तरह से लोग वहां पे उसके समर्थन में सामने आए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ गई। सबसे ज्यादा चिंता तो जो बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह, इनकी बढ़ गई, क्योंकि गुजरात जीतना इन लोगों के लिए जो है लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा चुनौती है, जो स्थिति बन गई थी। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री पिछले दिनों लगातार प्रचार किए, तो वो एक बड़ा बल मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और लोगों का जो वहाँ की जनता है उनकी सोच भी बदली है भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर के। और इसी बीच जो कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो बयान आया, जो लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी किए, जो लगातार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए, प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि मेरे अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है, तो मैं रोज जो 2.5 किलो गाली सुनता हूँ उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, और मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तमाम एक भावनात्मक जो मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया, उससे जो लोग कट रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो लोग सोचने के लिए जो है सामने आ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को अब लग रहा है कि हम लोग अच्छा कर देंगे। जी ठीक है, बड़ा सवाल ये भी बनता है राजीव कि क्या वाकई में ये जो बयान है, जो ग्राउंड पर जो मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो सीधे लोगों से जुड़े हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्या बयान हो गए हैं, ये जनता को तय करना है, वोटर्स को तय करना है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, पोलिंग स्टेशन से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, वोटिंग जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे।